आरू के इस तरह बोलने से सब समझ गए कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आरू देखती है कि कहीं न कहीं अभी भी सब थोड़े सैड से थे। वो सभी की तरफ देखकर बोलती है, अभी अभी मेरे मन में एक शायरी आई, प्लीज मैं सुनाऊं। सभी जोरों से हाँ में अपना सर हिलाते हैं। तो आरू अपना गला खनखारते हुए बोली, अर्ज किया है, जरा गौर फरमाए। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की, मदहोश हो गए हम। पर जब पता चला नजर परमानेंट तिरछी है, वही खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। उसकी शायरी सुनकर सब जोरों से हंस पड़े। आदि भी हंस रहा था। आरू ने एक नजर आदि को देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। फिर सबको देखकर बोली, अब लग रहा है कि यहाँ पर चौहान और राठौर फैमिली साथ साथ बैठी है। आरू की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। आरू को देखते हुए आदि मन ही मन बोला, सबको एक पल में हंसा दिया, वाकई मेरी एंग्री बर्ड है बड़ी कमाल की। रूही आकर आरू के गले लगते हुए बोली, यू आर बेस्ट बेबी, सॉरी सॉरी आई मीन भाभी। आरू रूही के सर पर हल्के से चपत लगाते हुए बोली, तेरे लिए तो मैं हमेशा तेरी बेस्ट फ्रेंड ही रहूंगी, मुझे पता है मेरी जान। रूही आरू के गाल खींचते हुए बोली। उसके बाद आरू बैठकर मजे से अपनी चाय पीने लगती है। उसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही आरू है जो थोड़ी देर पहले गुस्से में बुरी तरह से हंस रही थी। आरू बैठकर रूही से बातें कर रही होती है। वो अपनी चाय खत्म करके करण से बोलती है, करण तुम एक मिनट मेरे साथ चलो। जी चलिए। करण और आरू दोनों ही आरू के रूम की तरफ चले जाते हैं। आदि उस तरफ देखता है, फिर वहां से बाहर गार्डन में चला जाता है। नव उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। फिर मन ही मन सोचता है, मेरी आरू बहुत किस्मत वाली जो उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। रूम में पहुंचकर आरू अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। करण उसके पीछे खड़े होकर बोला, क्या बात है मैमा, आप काफी परेशान लग रही है। परेशान नहीं हूँ, बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम्हें उस आदमी का कुछ पता चला जो मंदिर में डायनामाइट लेकर आया था? मतलब देखा तो तुम लोगों में से किसी ने नहीं था, पर फिर भी कुछ ऐसा जिस पर आप लोगों को शक हो? आरू ने करण से पूछा। मैम स्केच आर्टिस्ट को बुला लिया गया है, आप उस आदमी के फेस का स्केच बनवा दीजिएगा। और रही बात बाकी उस आदमी को ढूंढने की, तो वो मुंबई बॉर्डर से बाहर नहीं जा पाएगा। पर मैम अब उस मिशन का क्या होगा जो परसों होना था? आपकी तो शादी हो गई है, तो आप फैमिली मेंबर्स से घिरी हुई होंगी। राम सर भी दुबई में है, ऐसे कैसे कंप्लीट होगा वो? करण परेशान होकर बोला। आरू मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, ये मिशन जरूर होगा। और एक बात, परसों नहीं, हम कल रात ही अपने मिशन पर निकलेंगे। इस डेट क्लियर? यस मैम, करण पूरे जोश के साथ बोला। गुड, तुम टीम इंस्पेक्शन कर लेना, एक बार कोई भी चूक न होने पाए। एंड घर में किसी को इस बारे में नहीं पता, उन सबके सामने तुम बस मेरे फ्रेंड हो जिसने मेरी हेल्प की। और एक बात, थैंक यू, तुमने उस झींगुर के खिलाफ हमारी बहुत मदद की। अगर तुम हमें एक्सीडेंट वाले दिन वो क्लिप नहीं दिखाते, हमें तो पता भी नहीं चलता। और सच्ची में तुमने मेरी मदद एक अच्छे दोस्त के जैसे ही की। सो फ्रेंड्स, आरू ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा। करण उसे हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, विद प्राउड, मैं आपकी फ्रेंडशिप को कौन मना करेगा। करण एक बात और, प्लीज घर में भूल कर भी किसी के सामने मुझे मैम मत बोल देना, सब लोग मेरे सर पर चढ़ जाएंगे सवालों की लिस्ट लेकर जिनका जवाब देने का अभी टाइम नहीं आया है। और वैसे भी तुम फ्रेंड हो मेरे, तो मुझे आरू ही बोलोगे, समझे? जी जैसा आपका हुक्म। वैसे आरू, अब आप बाकी बातें अंदर रूम चलकर कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति मुझे अपनी नजरों से ही भस्म कर दे। मतलब? आरू ने असमंजस से पूछा। मतलब वो देखिए, नीचे गार्डन में आपके हस्बैंड घूर रहे हैं, मुझे इसलिए चलिए। और वैसे मैं फिर भी बोलूंगा कि आपके वो और मेरे जीजू हैं बड़े कमाल के। मतलब क्या पिटाई करी उस वीर की, मुझे तो लगा था कि अगर नव सर उन्हें पकड़ते नहीं तो वो जान से ही मार देते। मतलब इतना प्यार, उफ़, अब मैं क्या बताऊं। आरू ने करण से जो हाथ मिलाया हुआ था उसी को जोर से दबाते हुए बोली, अच्छा बेटा, फ्रेंड बनाए हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और तुम मुझे छेड़ने लगे। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हें यहीं से उठा के नीचे फेंक दूंगी, फिर वहीं पर बैठकर करते रहना अपने जीजू की तारीफ, समझे? अरे सॉरी सॉरी आरू, मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मेरी शादी होने वाली है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं मेरी शादी अपने टूटे हुए हाथ को लेकर करूं। करण अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला। हम नाउ इट्स बेटर। फिर उसका हाथ छोड़ते हुए बोली, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी दोस्त किसी टूटे हाथ वाले से शादी करे। अब चलो नीचे, और हाँ, बेड पर जो फाइल है वो लेकर जाना, उसे टीम को प्लान समझने में आसानी होगी। जी मैं चलता हूँ। करण इतना बोलकर वहां से अंदर रूम में भाग गया। आरू आदि को देखकर मुस्कुराए और फिर वो भी अंदर रूम में चली गई। आरू रूम में से जाते हुए करण से बोली, अच्छा करण, तुम प्लीज करेले को रूम में भेज देना। करेला कौन है? करण ने सवाल किया तो आरू बोली, वही जिसकी तारीफ कर रहे थे तुम। इतना सुनते ही करण पलटकर फिर से कुछ बोलने को हुआ ही था
तब तक आरू ने अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा तो करण को तुरंत अपने हाथ की याद आ गई। वो वापस पलट गया और रूम से भागते हुए बोला, वैसे इतनी बेसब्री भी ठीक नहीं आरू। आरू उसके पीछे जाती है पर तब तक करण भाग चुका होता है। आरू जोर से चिल्लाती है, अगली बार मिलना तुम मुझे हड्डियां तोड़ दूंगी तुम्हारी। करण भागते हुए नीचे आता है तो नव उससे बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? करण सबकी तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं, बस घर से फोन आया था, मम्मी ने जल्दी बुलाया है। फिर सबसे बोला, 25 दिन बाद मेरी शादी है तो आप सब जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। सब हामी भर देते हैं। फिर करण बाहर चला जाता है। बाहर गार्डन में आकर वो आदित्य के पास जाकर बोला, आदित्य आपको आरू ने बुलाया है ऊपर रूम में। आदि हैरान होकर बोला, मुझे बुलाया है? आर यू श्योर? करेले आप ही हो? है राइट, और उन्होंने साफ साफ बोला है कि करेले को मेरे रूम में भेज देना। करण मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो करेला बोलती तो मुझे ही है, पर मुझे क्यों बुलाया है? आदि परेशान सा बोला, मुझे क्या पता क्यों बुलाया है, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप रूम में जाओगे। अच्छा मैं अब चलता हूँ। और वहां से चला जाता है। आदि अभी भी कंफ्यूज था कि आरू ने उसको क्यों बुलाया है। वो घर के अंदर जाते हुए मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये मिस वैम्पायर रूम में बुलाकर मेरा खून पीने की तो प्लानिंग नहीं कर रही। एक तो वैसे भी आज उस झुंझुने को जिस तरह से मार रही थी देखकर ही चक्कर आ रहे थे। हे महादेव बचा लो, वैसे उसका गुस्सा होना भी बनता है। बड़ा शौक चढ़ा था ना तुझे इतने भारी भरकम डायलॉग्स मारने का, पर वो तो गुस्से में बोला ना, मैंने पता नहीं क्यों गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ। वो आराध्य को ऐसे बोल रहा था तो नहीं कर पाया कंट्रोल। महादेव अब तो आप ही सहारा हो, मेरा मर्डर होने से बचा लो। नहीं नहीं यार, वैसे पति हूं मैं, उसका मर्डर तो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वो बड़बड़ाते हुए अंदर हॉल में पहुंच गया। सभी बड़े हॉल में बैठकर आगे की रस्मों के बारे में बात कर रहे थे। आदि नव के पास आकर धीरे से बोला, यार नव तुमसे एक बात पूछनी थी, प्लीज बुरा मत मानना, पर तुम्हारी बहन गुस्से में हंसने के साथ साथ मर्डर तो नहीं करती है ना? नहीं, पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? नव आदि को घूरते हुए बोला। तो आदि हड़बड़ा गया और बोला, नहीं वो बस ऐसे ही, मुझे उसने बुलाया है तो अपनी सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ। नव इतना सुनते ही जोरों से हंसने लगा तो सभी उसकी ओर देखने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। फिर आदि को धीरे से बोला, टेंशन मत लो, उसे बस तुमसे बात करनी होगी, और अगर तुम देर से गए तब शायद तुम्हारा मर्डर कर दे। पर सभी लोग हैं, ऐसे कैसे जाओ, सब क्या सोचेंगे? आदि लाचारगी से बोला, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। फिर सबको देखकर बोला, रूही को जोर से आवाज देकर बोला, रूही तुझे आरू बुला रही है, उसका मैसेज आया है, तू जा। फिर आदि को देखकर बोला, तुम भी थक गए होंगे, चलो मेरे रूम में रेस्ट कर लेना थोड़ी देर। देवेंद्र जी हाँ बेटा, आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए। आदि अपना सर हल्के से हाँ में हिला देता है। फिर आदि नव और रूही तीनों ही ऊपर की ओर चले जाते हैं। ऊपर पहुंचकर नव रूही का हाथ पकड़ के रोक लेता है। फिर आदि से बोलता है, तुम जाओ। आदि आरू के रूम की ओर चला जाता है। रूही नव को देखती है तो नव मुस्कुरा देता है। फिर रूही को लगभग खींचते हुए अपने साथ रूम में ले आता है और दरवाजे से लगा देता है। रूही घूर कर नव को देख रही होती है। वही नव मुस्कुराकर आखिर रूही झल्लाकर बोली, अब तुम बताओगे भी कि ये सब क्या चल रहा है? नव वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, कहा क्या चल रहा है? अरे मेरा मतलब है तुमने भाई को आरू के रूम में क्यों भेज दिया? उसने मुझे बुलाया था और तुमने भाई को भेज दिया और अब बस मुस्कुराए जा रहे हो, ऊपर से मुझे यहाँ ले आए। एक तो वैसे ही सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है और तुम डॉट 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 डॉट। रूही बोल ही रही होती है कि नव उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर धीमी सी आवाज में बोलता है, शश चुप, कितना बोलती है तू, थकती नहीं है? और आदि को मैंने इसलिए भेजा क्योंकि उसने आदि को ही बुलाया था और नीचे सब बैठे थे तो आदि को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए तेरा नाम लिया। और फिर तूने भी मुझे बहुत तंग कर लिया। उस दिन कैसे चिढ़ा कर भागी थी और फिर मेरे हाथ ही नहीं आई, पर आज कैसे बचेगी? रूही अपनी आंखें जोरों से बंद कली। नव उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर हल्के से बोला, हाँ तो कहा थे, हाँ वो याद आया, मैं नाराज था तुझसे, अब मना मुझे। रूही धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो नव पहले से उसे देख रहा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आदि आरू के रूम में पहुंचा तो देखा आरू वहां पर नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर जाकर बेड के पास लगी काउच पर बैठ गया। आदि ध्यान से रूम देख रहा था।
पूरा रूम बहुत ही खूबसूरती से सजा था और उसकी सजावट लड़कियों के कमरे जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। पूरे रूम में जगह जगह आरू की फोटो लगी हुई थी, किसी में नव के साथ, किसी में फैमिली के साथ, कोई पंचिंग करते हुए तो कुछ फोटोज में मेडल लेते हुए। उसकी बचपन की भी एक फोटो लगी हुई थी, उसमें शायद वो नव ने नाराज होकर बैठी थी और नव उसे सॉरी बोल रहा था। एक बुक सेल्फ में ढेर सारी बुक्स रखी थी और उसके ऊपर ही बहुत सी ट्रॉफी भी। हालांकि वो पहले भी उस रात इस रूम में आ चुका था, पर उस समय उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तभी आरू फोन पर बात करती हुई बालकनी से रूम में आई। जब उसने आदि को बैठे देखा तो उसने बाद में बात करती हूँ कहकर फोन काट देती है। वही आदि ने जब आरू की आवाज सुनी तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो खड़ा हो गया, आरू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आरू उससे कुछ कहती ही कि तब तक आदि बोल पड़ा, सॉरी। आरू हैरानी से बोली, क्या कहा तुमने? सॉरी, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ करने का नहीं था, पर वो सब पागलों की तरह तुम्हें मार रहे थे तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, कोई और ऑप्शन नहीं था, बस इसीलिए मेरे यही समझ आया तो मैंने तुम्हारी मांग भर दी। फिर वो लोग शादी की जिद करने लगे, कोई श्राप एंड ऑल। तब राखी आंटी भी घबरा गई, इसलिए ये सब हुआ। और उस दिन भी मैं ही तुम्हें लेकर गया था, उसकी वजह से ही आज वो झुनझुना तुमसे इतना सब बोल गया। और फिर मैंने भी ऐसे हाथ उठा दिया, पर तुम चाहो तो मुझे भी मार सकती हो, पर धीरे धीरे मारना नहीं, इतना सब कुछ किया मैंने। एक काम करो, तुम जोर से ही मार लो या फिर तुम मुझे एक। आदि बोल ही रहा होता है कि आरू आकर उसके गले में अपनी एक बांह डालकर उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, चुप, एकदम चुप, तब से देख रही हूँ बोले ही जा रहे हो। सॉरी की कोई बात ही नहीं है, तुमने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया, सो रिलैक्स होके। और रही बात मारने की, तो मिस्टर हबी ये मत भूलो कि अब तुम मेरे पतिदेव हो, वो भी अभी अभी रिसेंटली बने हो, तो इसलिए अभी तो मैं तुम्हें मारने का सोच भी नहीं सकती, पर बाद में सब हिसाब देख लूंगी। और हाँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आदि हैरानी से अपनी नीली आंखों को बड़ा करके आरू को देख रहा था, वही आरू भी उसकी आंखों में देख थी। आरू ने जब आदि गले में बांह डाली तो आदि का एक हाथ उसकी कमर पर आ गया था। आदि अपने दूसरे हाथ से आरू का हाथ अपने मुंह से हटाता है, फिर आरू से बोला, इसका मतलब तुम मुझे नहीं मरोगी ना? फिर तो ठीक है, वैसे मिस्टर हबी साउंड्स गुड। फिर आरू के कान में धीरे से बोलता है, वैसे नाम तो बड़ा सही ढूंढा है तुमने, मिस बेटर हाफ अर्धांगिनी। आरू मुस्कुरा उठती है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए बोली, जब मैंने रखा है तो अच्छा तो होना ही है, और मैं न तुमसे यही बोलने वाली हूँ, पर सबके सामने नाम भी ले सकती हूँ, मूड पर डिपेंड करता है। हम और मैं भी तुम्हें मिस बेटर हाफ ही बोलने वाला हूँ, बाकी का तुम्हारी हरकतों और मेरे मूड के ऊपर है। आदि आरू की आंखों में देखते हुए बोला, हो गया अब तुम्हारा, तो अब मेरी बात सुन लो, जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आरू आदि से अलग होकर बोली, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं मिस बेटर हाफ, प्लीज। देखो, माना कि तुम मुझसे कहा नहीं पा रही, पर मैं समझ रहा हूँ, इवन तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम ऐसे एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो, एंड मैं भी नहीं हूँ। जो घबराहट तुम्हें हो रही है मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुमसे पति होने का वो हक नहीं मांगूंगा जो हर एक पति चाहता है, बिकॉज आई रेस्पेक्ट यू एंड योर फीलिंग्स। बस एक चीज चाहता हूँ तुमसे, भरोसा जो कि तुम मुझ पर करो, और एक खूबसूरत सा रिश्ता जिसमें तुम अपनी खुशी के साथ साथ प्रॉब्लम्स और गम भी मुझसे बांट सको। एंड तुम्हारी प्राइवेसी तुम चाहो तो अपने तक रख सकती हो, बट मुझे तुम्हारा ट्रस्ट चाहिए। क्या इतना दे पाओगी तुम मुझे प्लीज? आरू एकटक आदि को देख रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, जो कुछ भी तुम मुझसे चाहते हो वही सब कुछ मैं तुमसे भी चाहती हूँ। और एक बात बताओ मिस्टर हबी, मेरे लगभग सभी सवालों के जवाब तुमने दे दिए, बस अब एक और चीज चाहिए तुमसे। क्या? आदि ने पूछा। देखो, फैमिली मेंबर्स 99.99% कल ही रिसेप्शन और रस्में करने का सोचेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि ये सब परसों हो। प्लीज तुम मेरा साथ दोगे इसमें, प्लीज? हाँ, तुम्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, ओके? आदि आरू से बोला। रूही नव के गले में अपनी बांहें डाल देती है। नव ने नाराजगी से अपना मुंह फेर रखा था। नव ने जब रूही की बांहें को अपने गले में महसूस किया तो उसके दिमाग में कुछ खटका, वो एकदम से रूही से दूर के लिए हटा। रूही जब तक कुछ समझ पाती, नव उससे दूर हो गया। रूही को नव की हरकत पर हंसी आ गई। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती हुई बोली, तुम ऐसे क्यों हट गए? देख, बचपन से जानता हूँ तुझे, तो मुझे अच्छे से पता है तू ऐसे करके पीछे से मेरी गर्दन पर गुदगुदी करती, और तुझे भी अच्छे से पता है कि मुझसे गुदगुदी सहन नहीं होती, इसलिए दूर ही रहकर मनाना है तो मना ले, या फिर नहीं भी मनाएगी तो चलेगा, पर प्लीज अपने दिमाग के गधे मत दौड़ा, मुझे अच्छे से पता है तू एक नंबर की खतरनाक लड़की है। नव अपनी आंखों को छोटा करते हुए बोला, हाँ, मैंने ऐसा कब किया? अपनी प्यारी सी होने वाली बीवी को कोई ऐसे बोलता है? रूही मुंह बनाकर बोली। बच्चा, ऐसे मुंह बनाने से मैं नहीं मानूंगा, ये तेरे बचपन के ही ड्रामे हैं। नव हंसते हुए बोला।
अबे यार ये तो बिल्कुल हद ही हो गई, कोई अपनी पत्नी को बच्चा कैसे बोल सकता है। कोई बच्चा कच्चा नहीं हूं मैं, बड़ी हो चुकी हूँ, रूही झुंझलाते हुए बोली। अले ले ले, मेरा बच्चा गुच्छा आ गया मेरे बच्चे को, नव रूही को छेड़ते हुए बोला। हाँ हो गई हूँ गुस्सा और अब न मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, रूही चिढ़ते हुए बोली और जाने के लिए जैसे ही पलटी नव ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। रूही की पीठ नव के सीने से लगी हुई थी। रूही को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। नव ने रूही के बालों को एक साइड किया, फिर धीरे से उसके कान में बोल, मैंने तो सोचा था तू मुझे मनाएगी पर यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। इतना बोलकर वो हल्के से रूही के कान पर किस कर लेता है। रूही के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। नव ने रूही को अपनी तरफ घुमाते हुए गले लगा लिया, रूही ने भी नव की पीठ पर हाथ रख दिए। नव तुम कुछ कहना चाहते हो फिर भी नहीं कह पा रहे, मुझसे शेयर कर सकते हो फिर भी नहीं बोल रहे, ऐसा क्यों? रूही नव के गले लगे हुए ही बोली। तुझे पता है रूही, आज मैं बहुत डर गया था। वीर के बारे में मुझे पहले से सब पता था, इसलिए कभी चिंता नहीं थी, पर आज जब मंदिर में आरू को वो लोग ऐसे पत्थर मार रहे थे तो बहुत बेबस महसूस हो रहा था मुझे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, मेरे होते हुए भी उसे इतना दर्द सहना पड़ा। मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। अगर आज आरू को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। मैं बहुत बुरा भाई हूं न रूही, नव धीमे से बोला। रूही नव से अलग होकर उसका चेहरा आने हाथों में थामते हुए बोली, नहीं नव, तुम तो दुनिया के बेस्ट भाई हो। सभी जानते हैं कि तुम और आरू एक दूसरे के लिए क्या हो, एंड तुम खुद भी तो सोचो, अगर आज ये सब नहीं होता तो फिर भाई और आरू की शादी कैसे होती। उन बाबा ने भी बताया था कि ये सब होना ही था, तो फिर तुम ऐसा मत सोचो, समझे न। और अब तुम इस सैड मूड से बाहर आओ, क्योंकि ये मत भूलो अभी आरू और भाई का रिसेप्शन भी होना है। तो चलो नीचे, हम उसके बारे में बात करके फिर वैसी ही तैयारियां करते हैं। हम चलो, नव मुस्कुराते हुए बोला। डैश 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 डैश। आदि हाँ ठीक है, पर तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा, ओके। आरू देखो मिस्टर हबी, तुम न ज्यादा टिपिकल हस्बैंड जैसे बेहवे मत करो कि तुम कुछ मत बोलना, मैं हैंडल कर लूंगा। बड़े आए हैंडल करने वाले, तुम न बस हल्का सा सपोर्ट कर देना मुझे, बाकी मैं देख लूंगी। ओहो हो, ये आई झांसी की रानी, मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने बोला ना मैं हैंडल कर लूंगा, तुम पता नहीं क्या बोलोगी, इसलिए मैं बात कर लूंगा, समझी ना। आदि आरू को चिढ़ाते हुए बोला। नहीं समझी और न ही मुझे कुछ समझना है, तुम समझो एक बात की मैं चुप नहीं रहने, ओके। आरू चिल्लाते हुए बोली। अरे रे रे, चीख क्यों रही हो, सुनाई देता है मुझे, बराबर से बहरा नहीं हूं मैं। और मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ, तुमसे चुप रहने की तो उम्मीद करना ही बेकार है, जब देखो पट पट बोलती रहती हो। आदि झल्लाते हुए बोला। देखो तुम न मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मुंह तोड़ देना है मुझे तुम्हारा। आरू आदि को उंगली दिखाते हुए बोली। आहा हा हा, देखो अब देह की ज्वालामुखी, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा बोल रही थी कि पति हो नहीं मार सकती, हमारे यहाँ पति को नहीं मारते, अब कहाँ गए वो सब संस्कार। आ गई ना अपने मिस वोल्केनो वाले रूप में। वेट वेट वेट, ये नाम बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए, बराबर से फिट बैठ रहा है तुम पे। और तुम कौन हो मिस्टर मेढक, ये नाम तुम पे फिट बैठता है। और रही बात मारने की, तो मैंने बस बोला है, मार तो नहीं दिया। आरू झल्लाते हुए आदि से बोली। देखो तुम न, आदि बोल ही रहा होता है कि तब तक दरवाजा खोलकर नव अंदर आता है, रूही भी साथ में होती है। क्या हो रहा है ये सब, क्यों तब से लड़े जा रहे हो बच्चों जैसे? नव दोनों को देखते हुए बोला। दादा देखो ना आप ही, मैं तो बोल रही हूँ जैसा घर वाले बोलेंगे हम वैसे ही रस्में करेंगे, पर ये मिस्टर मेक को तो जैसे मेरी बात समझ ही नहीं आती, रट लगा के बैठे हैं कि परसों होंगी रस्में या फिर उसके बाद। अब आप ही समझाओ इसे कि आपकी शादी को भी तो बस 10 दिन ही बचे हैं, हमें उसकी भी तो तैयारी करनी है, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। आरू मासूम सा फेस बनाकर बोली। वही आदि तो बस मुंह फाड़े आरू को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कितनी कॉन्फिडेंस से इसने झूठ बोल दिया कि कोई सच भी न बोल पाए। आदि बहुत गलत जगह फंसा है, तू अब क्या करेगा, ये मिस वोल्केनो ने तो नव के सामने ही तेरी खटिया खड़ी कर दी। कोई बात नहीं आरू, जैसा आदि चाहता है वैसा कर लेंगे, पर एक बार नीचे चले सबसे बात करते हैं इस बारे में, ठीक है चल। नव प्यार से आरू के सर पे हाथ रख कर बोला। हाँ दादा चलिए चलते हैं, रूही चले। फिर दोनों का एक एक हाथ पकड़कर रूम के बाहर चली जाती है। आदि तो अभी भी बेचारा अपने फ्यूचर को इमेजिन करके ही डर रहा था। उसने एकदम से अपना सर झटका, फिर वो भी नीचे ही चला गया। डैश 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 डैश। वो चारों नीचे पहुंचकर वहीं पड़े एक सोफे पर बैठ जाते हैं।
बेटा हमने सोचा है कल रात हम रिसेप्शन रख लेते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप दोनों के रिश्ते की बात हम सभी को बताएंगे, फिर परसों सुबह आरू की विदाई, गृह प्रवेश और बाकी सभी जितनी भी रस्में होती है वो हो जाएंगी। बताइए आप दोनों का क्या ख्याल है? देवेंद्र जी ने आदि और आरू की तरफ देखकर पूछा। आदि कुछ बोलता उससे पहले ही आरू बोल पड़ी। बड़े पापा जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का आप इससे पूछ लो, इसे कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आदि की तरफ देखने लगी जैसे कहना चाह रही हो कि बहुत शौक था न हैंडल करने का, अब करो हैंडल। आरू ये क्या हरकत है, आदिपति है अब तुम्हारा तो ठीक से बात करो, इससे पूछ लो, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? सीमा जी आरू को डांटते हुए बोली। अरे नहीं इट्स ओके आंटी, उसे जैसे कंफर्टेबल हो बोलने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि वो अपने आप को बदले, वो जैसी है वैसी ही अच्छी है। और रही बात रिसेप्शन की, तो मैं चाहता हूँ कि वो परसों हो, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये काफी वीक है और इसे चोट भी लगी है, ऐसे में इसकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कल रेस्ट कर ले। और फिर इससे आप सब भी थोड़ा रेस्ट कर लोगे और तैयारियां भी अच्छे से हो जाएंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या और कैसे बोलना है, क्योंकि उनके बहुत से सवाल होंगे। मतलब मेरे हिसाब से यही ज्यादा अच्छा, बाकी आप सब जैसा चाहे, और अंकल वैसे भी इसकी तबीयत सबसे ज्यादा जरूरी है। आदि देवेंद्र जी की तरफ देखकर बोला। बेटा बहुत अच्छा लगा देखकर कि आपको आरू की इतनी चिंता है, और जैसा आपने बोला वैसा ही होगा। एक बात और, आप मुझे अंकल नहीं आरू की तरह बड़े पापा ही बुलाइए, ओके? जी जैसा आप कहे, आदि मुस्कुरा कर बोला। हाँ और मुझे भी मम्मी ही बुलाना आंटी, नहीं वरना कान खींचूंगी मैं तुम्हारे, सीमा जी हंसते हुए बोली। कान खींचो मत, सीधे उखाड़ ही लो, आरू मन ही मन बोली। ओके फाइन, ये आप चारों को जो बुलाती है मैं भी वही बुलाऊंगा, आदि हंसकर बोला। यार इसने कहीं काला जादू तो नहीं करवा दिया मेरी फैमिली पर, सब लोग इसकी बात मान ले रहे हैं और मम्मी ने तो मेरी ही डांट लगा दी, हो न हो इसने कोई जादू करवाया है, आरू मन ही मन सोच रही थी। थोड़ी देर बाद सभी रूही और आदि के मम्मी पापा घर के लिए निकल गए, आदि सबसे पीछे था तो वो लोग निकल गए, आदि भी मेन गेट से निकलने ही वाला था, तब तक आरू पीछे से बोली, ओ चिप चिप चासनी। आदि पलटकर बोला, एक्सक्यूज मी। आदि कुछ और भी बोलता पर उससे पहले ही आरू बोल पड़ी, क्या एक्सक्यूज मी सही तो कहा मैंने कि गाड़ी वाली चासनी हो तुम? क्या शक्कर घोल घोल के डायलॉग मारते हो यार, उल्टी आ रही थी मुझे। तुम्हें उल्टी आ रही थी, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम तो वैसे ही करेले का कपकेक हो, वो भी नीम की आइसिंग वाला, तो इससे शायद थोड़ी कम कड़वी हो जाओ। आदि आरू को चिढ़ाते हुए बोला, फिर आई विन करके चला गया। ये नीम चढ़ा कड़वा करेला मुझे करेले का कपकेक बोल के गया, इसकी इतनी हिम्मत, मिलने दो इसे फिर बताती हूँ। और पैर पटकते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को आदि अपने कमरे में बेड पर बैठकर सब कुछ याद कर रहा था। तभी उसे आरू का मिस्टर हबी बोलना याद आया, तो वो मुस्कुरा उठा, पर अगले ही पल उसे मिस्टर मेक भी याद आया, तो उसकी सारी मुस्कुराहट झट से गायब हो गई। आरू के बारे में सोचते हुए न जाने कब उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया और वो सो गया। वही हमारी आरू तो अपने मिशन की तैयारी में लगी थी, उसका पूरा ध्यान अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर था। अचानक से एक मेल आया, उसने वो चेक करा, फिर मुस्कुरा कर लैपटॉप बंद करके लेट गई और थोड़ी ही देर में सो गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगला दिन ऐसे ही निकल गया। रात के करीब 7 बजे आरू नव के पास जाती है। दादा मुझे आज बाहर जाना है, आरू थोड़ा हिचकते हुए बोली, क्योंकि नव को सब पता था कि आरू क्या काम करती है, और वो आरू को लेकर डरता भी था, इसलिए बहुत मुश्किल होता था नव को मनाना कहीं जाने के लिए। आज भी तू फिर से किसी की लंका लगाने जा रही है? नव आरू को देखते हुए बोला। दादा ये तो आप भी जानते हो कि छछूंदर लोगों की लंका लगाए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, इसलिए जाना जरूरी है, प्लीज जाने दीजिए, और एक बात, घर में आरू बोल रही होती है तब तक नव बोल पड़ता है, पता है घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और चलेगा भी नहीं, एंड तू जा, तुझे मैं नहीं रोकूंगा, पर एक प्रॉमिस कर, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, तू वीक है अभी तो अपना ध्यान रखेगी और मैं तेरे आने का वेट करूंगा। दादा हमें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, और वैसे भी तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। आरू मुस्कुरा कर नव से बोली, तुझसे मैं नहीं जीत सकता इस मामले में, तू जा, मैं हैंडल कर लूंगा सब। नव अपने हाथ जोड़कर बोला।
मैं हैंडल कर लूंगा सब। इतना सुनते ही आरू को आदि के साथ हुई बहस याद आ गई। वो मुस्कुरा उठी, फिर नव के गले लगकर खिड़की से कूदकर चली गई। अरे आरू, गेट से जाती नव पीछे से चिल्लाया, पर तब तक आरू जा चुकी थी। क्या करूं मैं इस लड़की का, हे महादेव रक्षा करना मेरी आरू की। नव हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोला। डैश 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 डैश। रात के करीब 11 बजे एक पुराने गोदाम में कुछ लोग बैठे थे। उनके पास ही टेबल पर ही बहुत सी ड्रग्स और हथियार पड़े थे। वो सभी एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार थे। आरू चुपके से एक नजर सब कुछ देखकर समझने की कोशिश करती है। उसके पीछे ही करण और उनके ही टीम के 2 लड़के और थे। कुल मिलाकर 4 लोगों की टीम थी। आरू, हम किसका वेट कर रहे हैं, चलिए इनको यही मार गिराते हैं। करण आरू को देखते हुए बोला। नहीं करण, बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है जितनी दिख रही है। यहाँ पर वैसे भी एक बहुत बड़ी डील होगी आज, कल ही ये इन्फॉर्मेशन मिली है। बस थोड़ा इंतजार करो, आरू सामने देखते हुए बोली। थोड़ी देर में ही वहां पर कुछ आतंकवादी जैसे दिखने वाले लोग आए। सबसे आगे एक आदमी था और बाकी सभी उसके पीछे थे। उसके आते ही वहां बैठे हुए लोग उठ खड़े हुए। वो आदमी आकर वही लगी एक कुर्सी पर बैठ गया। उस आदमी को देखकर करण हैरानी से बोला। आरू, ये तो लश्कर के मशहूर आतंकवादी अल मदानी खान का राइट हैंड है, इकबाल खदरी। मुझे पता है करण, तभी तो मैंने तुम्हें रुकने को बोला। आज यहाँ बहुत से हथियार आने वाले हैं। आरू करण से बोली। पर मैमा, इसे तो कश्मीर में होना चाहिए था। हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से पता चला है ये कुछ ही दिनों बाद कश्मीर में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी वजह से कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो सकता है। उनकी टीम का एक लड़का बोला। आरू, सॉरी, ये सब सच ही है और उसके लिए ही ये आज यहाँ पर भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियारों को लेने आया है। पर इसे ये नहीं पता कि हम आज ही इसे जहनुमा पहुंचा देंगे। इसी वजह से कश्मीर में ये जो करने का सपना सजाए बैठे हैं उसका जनाजा आज ही निकलेगा। करण, सौर्य, अमन, इट्स टाइम टू रॉक नाउ, आर यू रेडी? ऑलवेज, मैं तीनों ही धीरे मगर गहरी आवाज में बोले। देन लेट अस डू इट राइट नाउ। आरू के इतना बोलते ही वो तीनों अचानक से सामने आए और गोलियां चलाना शुरू कर दी। आरू भी बराबर गोलियां चला रही थी। वही उन लोगों को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक वो समझे उनके कई साथी मारे जा चुके थे, वो लोग भी उधर से फायरिंग करने लगे। इसी बात का फायदा उठाकर इकबाल खदरी ने भागने की कोशिश की, पर तब तक आरू ने उसके पैर में एक गोली मार दी। वो वही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद सभी आतंकी ढेर हो चुके थे। इसी बीच अमन को भी एक गोली हल्की सी छूकर निकल गई, पर उसने अपने हाथ पर अपनी शर्ट की बाजू फाड़कर बांध ली। आरू अमन के पास आकर, तुम ठीक हो सोल्जर? यस मैम, वैसे भी आपके रहते कभी हमारी टीम को कुछ नहीं हो सकता, अमन मुस्कुराते हुए बोला। इकबाल ने जब उन सभी का ध्यान भटका हुआ देखा तो अपनी पास पड़ी एक गन उठाकर आरू की तरफ चलाने ही वाला था। तब तक आरू ने पलटकर उसके दूसरे पैर पर भी गोली मार दी। वो दर्द से चीखने लगा। न बाबू, न भूल कर भी ये गलती करने का मत सोचना। फिर उसके पास आकर पंजों के बल बैठते हुए बोली। तुम सभी हिजड़ों का यही समझ नहीं आता हमें। अबे बुजदिलो, कभी तो सामने से भी वार करना सीखो। तुम सभी खुशनसीब हो, तुम्हें शेरों से भिड़ने का मौका मिलता है। हमें तो रोज तुम जैसे कुत्ते मारने पड़ते हैं, और आज एक और कुत्ते को मारना पड़ेगा। इतना सुनकर इकबाल जोर जोर से हंसते हुए बोला। तुम हिंदुस्तानी लोग हमें नहीं मार सकते, अरे बस धमकाना आता है तुम्हें। हमारे न जाने कितने ही भाई तुम्हारे यहाँ के कैदखानों में बिरयानी खाते हैं। आरू जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोलती है। अबे का समझ रखा है तुम सबने? तुम हमारे ही देश में आकर हमसे ही पंगा लोगे और हम तुम्हें वही घिसे पीटे नियम के तहत गिरफ्तार करके पूछताछ करेंगे। तुम हम लोगों को कुछ बताओगे भी नहीं और हम फिर भी तुम्हें बिरयानी खिलाएंगे। तो सुन बे सुअर की औलाद, हमने रोज जरा बदल दिए हैं। अब हम तुम्हारी ही बिरयानी बनाकर अपने देश के कुत्तों के आगे डाल देंगे, और वो भी तुम्हें नहीं खाएंगे। वो क्या है न, उनके अंदर भी उनका जमीर होता है और तुम जैसों को खाकर वो अपना जमीर नहीं मार सकते। और तूने जो भसड़ मचाने की सोची थी न कश्मीर में, उसका भी सॉलिड सा तोड़ निकाल कर भेज दिया है हमने। अभी तक तो तुम्हारे सभी पालतू कुत्ते मारे जा चुके होंगे। इकबाल हंसते हुए बोला। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारी सरकार इसकी इजाजत देती ही नहीं तुम्हें। और या मेरे मौला, तुम हिंदुस्तानियों की भी दाद देनी पड़ेगी। तुम लोग शब्द बड़े कातिल बोलते हो। अभी अभी मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया कि दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे। इकबाल आगे बोलता उससे पहले ही आरू बोल पड़ती है। अबे ओ, दूध मांगोगे तो अब हम चीर देंगे। खीर वीर गई तेल लेने। अब हमारा मूड खराब है। और रही बात तुम्हें मारने की, तो वो तो हम अभी साबित किए देते हैं कि हम हिंदुस्तानी क्या क्या कर सकते हैं। वैसे उससे पहले तुझे कुछ दिखा देते हैं।
करण दिखाओ इस मारने वाले प्राणी को कि इसका सपना किस तरह से टूटा है। करण एक आईपैड इकबाल के आगे करके दिखाता है तो उसमें उसके सभी साथी मरे पड़े होते हैं। ये लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। वो हैरानी से आरू की ओर देखता है तो आरू बोलती है, चक्कर में पड़ गया कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो एक काम तू सस्पेंस में ही मर, बाकी का तेरे साथी तेरा इंतजार भी कर रहे होंगे। इतना बोलकर वो न जाने कितनी ही गोलियां इकबाल के सीने में उतार देती है। फिर करण की तरफ देखकर बोलती है, मैं अमन को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, यहाँ जो कुछ भी मिला है सब कुछ सीज करके पुलिस को इन्फॉर्म करो, और एक बात, वो कंटेनर भी आने वाला है, तब तक पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच जानी चाहिए। ओके, आई होप हमेशा की तरह इस बार भी तुम संभाल लोगे और शौर्य तुम इन सब में करण की हेल्प करोगे। इज दे क्लियर टू यू? यस मैम, शौर्य आरू से बोला। आरू हमेशा की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ, करण आरू को भरोसा दिलाते हुए बोला। हम इतना बोलकर आरू अमन को हॉस्पिटल ले गई। फिर वहां से उसकी ड्रेसिंग करवाकर उसे घर छोड़ अपने घर चली गई। वो बालकनी से चढ़कर अपने रूम में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई।